नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने आपके लिए जेआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीआईबी का बीएफएम जो पेपर है उसका रिस्क एंड बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का ये तीसरा वीडियो है हमारा, यूनिट 11 कवर कर रहे हैं। देखिए, पिछले जो दो वीडियो हैं उनमें आपने क्या समझा? हमने समझा कि रिस्क क्या होती है, कैश फ्लो में जो वेरिएशन होता है उससे किस तरह से रिस्क हमारी बढ़ती घटती है। ठीक है। उसके बाद हमने समझा कैपिटल में, रिस्क में और रिटर्न में किस तरह का लिंकेज है। उसके बाद हमने जाना आरओसी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। और फिर हमने समझा वीडियो में कि रिस्क को मैनेज करना क्यों जरूरी है। फिर हमने सेकंड वीडियो में क्या समझा? हमने सेकंड वीडियो में समझा कि रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है। बैंक लेवल पे जब हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। रिस्क मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन जो है उस पर हमने चर्चा की और ऑर्गेनाइजेशन में किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर बात की। फिर हमने वेरियस कमेटीज पे बात की, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी जो एल्को होती है, फिर सीआरएमसी जो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, उस सब पे हमने चर्चा की। इस वीडियो में हम रिस्क आइडेंटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। रिस्क आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि रिस्क कैसे अराइज होती है। यहाँ पे हम इसको समझेंगे कि रिस्क को कैसे पहचाना जाता है। ठीक है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन मींस आइडेंटिफाइंग वेयर वेरियस टाइप ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद ए ट्रांजेक्शन। देखिए, बैंकिंग में जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें कोई ना कोई रिस्क जरूर इन्वॉल्व होती है। तो रिस्क को हम दो लेवल पे आइडेंटिफाई करते हैं, एक ट्रांजेक्शन लेवल पे और दूसरा एग्रीगेट लेवल पे। एग्रीगेट लेवल पे मतलब ओवरऑल लेवल पे, यानी एक इंडिविजुअल लेवल पे और एक ओवरऑल एग्रीगेट लेवल पे। अब इंडिविजुअल लेवल पे कैसे करते हैं? समझिए, आपने एक कस्टमर को लोन दिया, मैंने समझो 10 लाख रुपए का एक कस्टमर को लोन दिया या 10 करोड़ रुपए का लोन दिया। आप ऐसे समझिए, छोटा क्यों सोचे, हम बड़ी बात करते हैं। मैंने 10 करोड़ रुपए का एक कस्टमर को लोन दिया। अब ये जो ट्रांजेक्शन है 10 करोड़ का जो टर्म लोन मैंने दिया है उसमें किस तरह की रिस्क होती है। अब देखिए, इसमें रिस्क क्या है? लिक्विडिटी रिस्क है, इसमें इंटरेस्ट रेट का रिस्क है, इसमें मार्केट रिस्क है, इसमें क्रेडिट रिस्क है, इसमें ऑपरेशनल रिस्क है। अब इस रिस्क पे जब आगे की स्लाइड में हम जाएंगे तो डिटेल में चर्चा करेंगे। अब देखो, समझो आपने 10 करोड़ रुपए का कस्टमर को लोन दिया। अब इसमें फंडिंग कहां से आएगी, लिक्विडिटी कहां से आएगी? लिक्विडिटी कहां से आएगी? आप डिपॉजिट लेंगे किसी कस्टमर से, ठीक है, तो आपकी लिक्विडिटी रिस्क हो गई। इंटरेस्ट रेट का रिस्क कैसे आएगा? देखिए, माना आपने डिपॉजिट लिया है 6% पे और लोन दिया है समझो 8% पे, ठीक है। अभी डिपॉजिट का रेट तो आपका फिक्स हो गया, लोन का रेट माना आपका कम हो गया, जो बीपीएलआर पे या आपने एक्सटर्नल बेंचमार्क पे जो भी रेट डिसाइड कर रखा है वो तो फ्लोटिंग है, वो कम हो गया, तो आपकी इंटरेस्ट रेट की रिस्क हो जाएगी। क्रेडिट की रिस्क है, कस्टमर ने डिफॉल्ट कर दिया। ऑपरेशनल रिस्क है, माना कस्टमर ने जो टाइटल डीड आपको डिपॉजिट की है वो फोर्ज है। तो इस तरह की बहुत सारी रिस्क किसी भी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। इस पे हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। अगली स्लाइड में इस पे हम कोई एग्जांपल लेके चर्चा करेंगे। दूसरी रिस्क की बात करता हूं मैं, एग्रीगेट लेवल की जो रिस्क रहती है, जैसे लिक्विडिटी रिस्क है। ये तो ओवरऑल बैंक डिसाइड करेगा ना कि लिक्विडिटी की क्या पोजीशन है बैंक में। इंटरेस्ट रेट है, वो भी बैंक डिसाइड करेगा, ट्रांजेक्शन वाइज तो डिसाइड नहीं होगी। दीज आर मैनेज्ड एट एग्रीगेट लेवल। तो दो तरह की रिस्क हो गई आपकी, इंडिविजुअल लेवल पे यानी ट्रांजेक्शन लेवल पे और दूसरी एग्रीगेट लेवल पे, ठीक है। तो लिक्विडिटी एग्रीगेट लेवल पे और ट्रांजेक्शन लेवल पे दो तरह की आपकी रिस्क हो गई, ठीक है। अब इस दो लेवल पे हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखिए, कॉर्पोरेट जो लेवल है आपका वो गाइडेंस सेट करता है, सेट्स रिस्क प्रेफरेंस एंड एंटरप्राइज वाइड रिस्क। पूरे एंटरप्राइज पे क्या रिस्क आएगी इसकी, उसके हिसाब से गाइडेंस सेट करता है कॉर्पोरेट लेवल। और कॉर्पोरेट लेवल क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट को जब अप्रूव करता है, समझो आपने होम लोन का एक नया प्रोडक्ट लाया, तो कॉर्पोरेट लेवल उसको अप्रूव करेगा और बैंक को सेफगार्ड करने के लिए विद सेफगार्ड गाइड रिस्क टेकिंग एट द ट्रांजेक्शन लेवल। अब इसमें जो जो ट्रांजेक्शन होंगे उसमें माना कस्टमर ने एक हाउसिंग लोन में या 10 हाउसिंग लोन में फ्रॉड कर दिया, तो ये ऑपरेशनल रिस्क को कैसे कंसीडर करोगे? ये सारा कॉर्पोरेट लेवल पे जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है बैंक, उसी लेवल पर बैंक इस बात को डिसाइड करता है कि इसमें रिस्क को किस तरह से स्पेसिफाई किया जाएगा और उसका किस तरह से ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन इन्वॉल्व वेरियस assessing the impact of transaction level risk on the portfolio and capital requirement। तो ट्रांजेक्शन लेवल पे जो रिस्क हो रही है वो बैंक के पोर्टफोलियो को किस तरह से इंपैक्ट करेगी और कैपिटल की रिक्वायरमेंट को किस तरह से इंपैक्ट करेगी। ये जो है रिस्क आइडेंटिफिकेशन का मतलब है, ये पूरा प्रोसेस जो है उसमें इन्वॉल्व होता है। अब देखो, जो एग्जांपल हमने लिया है, ये लोन ट्रांजेक्शन डेमोस्ट्रेट वेरियस रिस्क। जैसा मैंने ऊपर बताया आपको, फंडिंग रिस्क है, टाइम रिस्क है, बेसिक रिस्क है, गैप रिस्क है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है, ठीक है। ट्रांजेक्शन रिस्क इम्पैक्ट द ओवरऑल पोर्टफोलियो बट मे नॉट इंक्रीज इंक्रीमेंटली। देखो, सिंगल जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो
ओवरऑल पोर्टफोलियो को तो इम्पैक्ट करेगा, पर ये इंक्रीमेंटली इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन से रिस्क उतनी बड़ी नहीं होगी कभी भी। ओके, तो चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं और उससे रिस्क को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, समझिए मैंने 1 करोड़ रुपए का एक कस्टमर को लोन दिया, ठीक है, 5 साल के लिए लोन दिया, जो एग्जांपल दिया है। बांद्रा ब्रांच ऑफ एबीसी बैंक एक्सटेंडेड ए लोन ऑफ ₹1 करोड़, 1 करोड़ रुपए का लोन दिया, 5 साल का लोन है और 1% ओवर बीपीएलआर दिया है। बीपीएलआर पे ले लीजिए, अभी लेंगे तो एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट पर जो भी है, ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल है। बीपीएलआर है आपका 10%, तो मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो गया, 11% हो गया, 11% में मैंने लोन दिया है, 5 साल का लोन है और 1 करोड़ रुपए का लोन दिया। अब इसका रिपेमेंट कैसे है, देखो, लोन इज टू बी रिपेड इन इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में आना है, 1 साल का मोरिटोरियम है। अब देखो 5 साल में से मेरा 1 साल का तो मोरिटोरियम हो गया, तो बचा मेरा 4 साल, 4 साल में इसका रिपेमेंट होना है, ठीक है। फंडिंग ऑफ द लोन इज टू बी डन फ्रॉम ए डिपॉजिट ऑफ 3। अब इसकी फंडिंग कहां से होनी है, ये जो मैंने 1 करोड़ का लोन दिया है, एक डिपॉजिट लिया है। देखिए, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन से नहीं चलता, ओवरऑल बैंकिंग से चलता है, पर एग्जांपल के लिए आपको बता रहे हैं। अभी समझो एक डिपॉजिट लिया है, वो 3 इयर्स का है और ये डिपॉजिट लिया है 6% पे। अभी आपको यहाँ 11% मिल रहा है और आपने डिपॉजिट लिया है 6% पे, क्लियर है। इट इज बीइंग इंटरेस्ट रेट ऑन इट्स बीइंग 6%। व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद द ट्रांजेक्शन विदाउट टेकिंग, देखो सीआरआर एसएलआर को आपको कंसीडर नहीं करता, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें किस किस तरह की रिस्क इन्वॉल्व है, इसको आप बताइए कि रिस्क कैसे कैसे इंपैक्ट करेगी इस ट्रांजेक्शन को। इस एक सिंगल ट्रांजेक्शन हमने लिया है, ठीक है। नाउ द डिपॉजिट विल बिकम पेबल एट द एंड ऑफ 3। अब देखो रिस्क किस किस तरह की, डिपॉजिट जो है आपका 3 साल बाद जो है मैच्योर हो जाएगा। अभी 3 साल में से आपका 5 साल का लोन है, 1 साल का मॉरेटोरियम चला गया, तो 2 ही साल का रिपेमेंट हुआ उससे, ठीक है ना, क्योंकि 3 साल का जो आपका डिपॉजिट है, 1 साल तो यहां चला गया, 2 साल का रिपेमेंट हो गया, बचा हुआ 2 इयर्स के लिए फंडिंग कहां से आएगी, ठीक है। द डिपॉजिट वुड बिकम पेबल एट द एंड ऑफ 3 इयर्स वेयर एज द लोन वुड स्टैंड रिपेड टू एक्सटेंड ऑफ 50%, करीब करीब। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो डिफॉल्ट, ये मानते हुए कि इसने डिफॉल्ट नहीं किया है कस्टमर ने, एट द एंड ऑफ 3 ईयर द बैंक विल फेस फंडिंग रिस्क। तो सबसे पहली जो रिस्क आएगी वो आएगी फंडिंग रिस्क। फंडिंग रिस्क क्योंकि पार्ट ऑफ टर्म लोन तो रिकवर हो गया आपका, 2 साल का तो टर्म लोन उससे रिकवर हो गया, तो एफडी को या तो आपको रिन्यू करना पड़ेगा, कस्टमर से जो एफडी ली है या फंड लिया है, ओवरऑल बैंक की बात करें, जो फंड लिया या तो उसको रिन्यू करना पड़ेगा, या आपको नया फंडिंग चाहिए, दूसरे कस्टमर का डिपॉजिट लेना पड़ेगा, तभी तो आप लिक्विडिटी रिस्क को, फंडिंग रिस्क को मैनेज कर पाएंगे। एट द एंड ऑफ 3 ईयर द बैंक विल फेस फंडिंग रिस्क इन केस देयर इज ए डिफॉल्ट। अब समझो इस कस्टमर ने डिफॉल्ट कर दिया तो टाइम रिस्क आ जाएगा भाई। अगर समझो आपने 5 साल का इसको लोन दिया, अब जब ये डिफॉल्ट करेगा तो ये 5 की जगह 7 साल में चला जाएगा, तो आपका एडिशनल फंड लगेगा आपको, जो 2 साल उसने एक्सटेंड कर दिया नॉन पेमेंट की वजह से, उसमें आपको एडिशनल फंड लगेगा, तो आपकी टाइम रिस्क आ गई। लिक्विडिटी का इशू हम चर्चा कर ही चुके हैं। अब देखो फंडिंग रिस्क की मैं बात कर चुका आपसे, किस तरह से फंडिंग रिस्क आएगी, जब आपका डिपॉजिट पहले मैच्योर हो जाएगा और जो लोन है वो आपका खड़ा रहेगा वहीं पे, कुछ पीरियड उसका बाकी है, तो आपको फंडिंग रिस्क क्रिएट हो जाएगी। दूसरी बात आती है लिक्विडिटी रिस्क की। अब देखो लिक्विडिटी रिस्क कैसे आएगी, जो मिसमैच हुआ है मैच्योरिटी में, आपने डिपॉजिट लिया 3 ईयर का, लोन दिया 5 ईयर का, तो ये लिक्विडिटी मिसमैच है, तो ये लिक्विडिटी रिस्क क्रिएट करेगा। माना कस्टमर ने डिफॉल्ट कर दिया, तो आपने जो 5 साल का लोन दिया वो 7 साल में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 साल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3 साल के लिए आपको टाइम रिस्क क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, आपको फंडिंग में टाइम रिस्क क्रिएट होगी। ऐसे ही आती है बेसिक रिस्क। बेसिक रिस्क में क्या है, अब देखो आपने समझो इस क्वेश्चन में दिया है कि बीपीएलआर पे आपने लोन दिया है, माना आपका बीपीएलआर कम हो जाता है, एफडी तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है और लोन जो है आपका वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, तो यहाँ पे रिस्क आपको बेसिक रिस्क क्रिएट हो जाएगी। तो आपका बीपीएलआर तो कम हो जाएगा और एफडी जो है आपका स्टेबल है, तो आपको यहाँ पे बेसिक रिस्क क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। अब देखो गैप रिस्क किसको कहते हैं, गैप या मिसमैच रिस्क, मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूँ। एफडी आपने 3 साल की ली है और जो आपका लोन है वो 5 साल का है, तो 3 साल बाद एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जब आप नया एफडी लेंगे तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है, तो आपको गैप रिस्क बढ़ गया, ठीक है। ऐसे ही अब आप समझिए, अब आएगी आपकी री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क कैसे आएगी, जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट कस्टमर पे कर रहा है, आपके पास रीपेमेंट आएगा, ठीक है ना, उसे बैंक री इन्वेस्ट करेगा, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करेगा। हो सकता है कि जो री इन्वेस्ट करे वो बीपीएलआर से भी कम हो,
भाई बीपीएलआर आपका समझो 11% है अभी, और जो री इन्वेस्ट करेगा बैंक उसको वापस जो री इन्वेस्ट करेगा, जो टर्म लोन का रिपेमेंट आ रहा है वो बीपीएलआर से कम है, तो यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट रिस्क आपकी क्रिएट हो जाएगी। ऐसी इंटरेस्ट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, ऑपरेशनल। देखो क्रेडिट रिस्क में आपसे पहली चर्चा कर चुका हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिस्क तो आप समझते ही। क्रेडिट रिस्क में चर्चा कर चुका हूं, माना कस्टमर ने डिफॉल्ट कर दिया, 5 साल का जो रिपेमेंट था उसका उसने बढ़ा के उसको 7 साल कर दिया, 2 साल तक या 1 साल तक उसने रिपेमेंट ही नहीं किया, तो आपकी क्रेडिट रिस्क क्रिएट हो जाएगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ऑपरेशनल रिस्क। बोरोवर ने माना किसी भी तरह का फ्रॉड कर दिया आपके साथ में, फ्रॉड कैसे कर दिया, जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पर जो साइन हुआ है वो प्रॉपरली नहीं है, फ्रॉड रिस्क, फ्रॉड क्रिएट हो गया। या आपको जो टाइटल डीड उसने सबमिट की है, जो सिक्योरिटी सबमिट की है वो आपकी प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पे आपके लिए ऑपरेशनल रिस्क क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग रिस्क क्रिएट होती हैं। कस्टमर, जब भी हम किसी कस्टमर को इंडिविजुअल बेसिस पे ट्रांजैक्शन लेवल की जो रिस्क है इस तरह से क्रिएट होती है। आपका एक सिंगल ट्रांजैक्शन वेरियस टाइप ऑफ रिस्क को क्रिएट करता है, जैसे फंडिंग रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, टाइम रिस्क है, बेसिक रिस्क है, गैप या मिसमैच रिस्क है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है। ये सारी रिस्क क्रिएट करता है। इसको एग्रीगेट लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे इसको मेजर किया जाता है कि किस तरह की रिस्क क्रिएट हो सकती है। तो जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट अप्रूव करते हैं, जब कॉर्पोरेट सेंटर में जब हम कोई भी प्रोडक्ट अप्रूव करते हैं, तो बैंक को सेफगार्ड करने के लिए उसकी रिस्क को कैलकुलेट करते हैं कि इसमें किस तरह की रिस्क हो सकती है। मैं समझता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कौन कौन सी रिस्क क्रिएट हो सकती हैं। अब देखो, अब हम जब कॉर्पोरेट लेवल पे काम करते हैं तो रिस्क को क्वांटिफाई करते हैं, रिस्क को हम समझने की कोशिश करते हैं, रिस्क को मेजर करने की कोशिश करते हैं कि रिस्क का मेजरमेंट कैसे किया जाए। तो यहाँ 3 तरह के मेजरमेंट के प्रोसीजर दिए हुए हैं। अगले वीडियो में हम इसको कवर करेंगे ताकि ये वीडियो आपके लिए बड़ा नहीं होगा। 3 मेथड दिए हुए हैं, एक सेंसिटिविटी मेथड, एक वॉलेटिलिटी मेथड और एक डाउनसाइड पोटेंशियल मेथड। तो ये रिस्क मेजरमेंट के 3 प्रोसीजर हैं जिस पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो का कंटेंट आपको क्लियर हो गया होगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।